नमस्कार। इस समय हमारे साथ केंद्रीय सूचना आयोग के पूर्व सूचना आयुक्त श्री शैलेश गांधी हैं। आईआईटी मुंबई से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक करने के उपरांत उन्होंने स्वयं की प्लास्टिक पैकेजिंग कंपनी आरंभ की, लेकिन सूचना के अधिकार आंदोलन के कारण उन्होंने अपनी 20 वर्षों से अधिक पुरानी इस कंपनी को वाइंड अप कर दिया और 2003 में पूर्णतः सूचना के अधिकार आंदोलन में समर्पित हो गए। वे उन पुरोधाओं में से एक हैं जिनके कारण भारत में 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हो सका। सूचना आयुक्त के अपने 3.25 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने 20,000 से अधिक मामलों का निपटान किया, जो कि एक रिकॉर्ड है। सामान्यतः उनके पास आए अधिकांश मामले 90 दिनों से भी कम अवधि में निपटा दिए गए। इन्होंने सूचना आयोग में पहला पेपरलेस कार्यालय आरंभ किया। सूचना के अधिकार अधिनियम के संबंध में इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक आरटीआई एक्ट ऑथेंटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैच्यू सूचना कार्यकर्ताओं के लिए बेहद लाभकारी है। मानव अधिकारों को बनाए रखने और उनकी सुरक्षा के संबंध में प्रदान किए जाने वाले प्रतिष्ठित नानी पालकी वाला सिविल लिबर्टीज अवार्ड और नागरिकों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योगदान के संबंध में प्रदान किए जाने वाला प्रतिष्ठित अवार्ड एमआर पाई अवार्ड से वे नवाजे जा चुके हैं। श्री शैलेश गांधी जी, नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आरटीआई के दो विरोधाभासी पहलू हैं। एक मिसयूज होता है उसका और एक विक्टिमाइज किया जाता है जो सही तरीके से कर रहा है। तो आज हम इन दो विरोधाभासी पहलू पर आपके ज्ञान से लाभान्वित होंगे। तो सर, पहले बात करते हैं मिसयूज की। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सर आरटीआई आवेदनों के अंबार को गंभीर समस्या बताया और टिप्पणी की है कि संदर्भित व्यक्ति को ही आरटीआई आवेदन करने का प्रावधान होना चाहिए। तो आप, मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के विरुद्ध कथन दिया है। जी सर, जी सर। फंडामेंटल राइट क्या है यही समझ में नहीं आ रहा लोगों को सुप्रीम कोर्ट के साथ। जी जी सर। और कई पब्लिक ऑथोरिटीज सर, हाँ बताएं। जी सर। सर, कई पब्लिक ऑथोरिटीज ये मानती है कि आरटीआई के अंबार से उनका जो ऑफिस है वो पैरालाइज हो जाता है। तो ये जो 10 रुपए की फीस है सर, ये कम नहीं है। अगर इसको समुचित कर दी जाए तो जिसको जरूरत है वही करेगा सर आरटीआई। आपको बोलने के लिए फीस लगती है क्या? जी जी, नहीं लगती। लेकिन सर उस 10 बोलते हैं उसके लिए फीस नहीं लगती है। जी सर, जी सर। कुछ पब्लिश कर रहा हो उसके लिए फीस नहीं लगती। ये अगर आप YouTube पे लगा देंगे ये कॉन्वर्सेशन अपना, उसके लिए आपको फी नहीं लगती है। जी सर। तो सूचना के अधिकार के लिए ही फी इसके लिए रखी गई कि भाई एक टोकन, हकीकत में सूचना खुद ब खुद मिल जानी चाहिए। जी सर। देखिए, लोकशाही का मेन तंत्र यह है कि जनता मालिक है। जी सर। अगर जनता रूलर है तो पूरी सरकार जनता की है, आपकी मेरी इंडिविजुअली। हम ओन करते हैं पूरी सरकार को। जी सर, जी सर। तो यही मैं किसी को कह रहा था एक कॉलेज में, तो एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर अगर सरकारी गाड़ी मुझे पसंद है तो मैं घर ले जा सकता हूं क्या? जी। मैंने कहा नहीं ले जा सकते। बोले सर आपने कहा कि मेरी मालिकी है। जी। तो मैं क्यों नहीं घर ले जा सकता गाड़ी को? जी। तो उसकी वजह यह है कि वो 135 करोड़ लोगों के साथ भागीदारी है। जी सर, जी सर, अकेले की नहीं है। बहुत महत्व की चीज है। सूचना जो है, जो सरकारी दफ्तर में है, वो भी हमारी मालिकी है। जी। यू एंड आई ओन दैट इंफॉर्मेशन। जी। तो हमें कोई फेवर नहीं कर रहा है सूचना देके। जी सर। हकीकत में वो सूचना तो वेबसाइट पे होनी चाहिए। जी सर, सो मोटो होनी चाहिए, अपने आप होनी चाहिए सर, कि मांगने पर भी नहीं दी जाती है लेकिन अपने आप लगानी चाहिए। तो सही बात है, जो करते नहीं है लोग। जी। लोकशाही के बेसिक्स को भूल गए। जी
जी सर। लोकशाही का बेसिक कि भाई रूलर्स आप और मैं है, हर एक नागरिक है इस देश का, जी उसको मान सम्मान नहीं मिलता है, उसे अपने जो उसकी ओनरशिप है वो सूचना नहीं मिलती है। जी सर। और लोग कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। जी सर। ये जी तो सर। मेरे हिसाब से गलत है, गलत। संविधान के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है। जी सर। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, जैसे सर एक उदाहरण है कि एक कथित आरटीआई एक्टिविस्ट थे, वो 10 रुपए की फीस देके आरटीआई मांगते सरकारी कार्यालयों से, फिर उसमें कोई कमी रह जाती सर, जैसे 3 दिन लेट मिली या 17 सूचनाओं में से एक सूचना नहीं मिली, तो वो कंज्यूमर फोरम को दस्तक देते, वो फर्स्ट अपील में नहीं जाते और कहते मैंने 10 रुपए फीस दी है तो मैं कंज्यूमर हूँ और सेवाओं में कमी रही, और चूंकि संज्ञान में नहीं था उनके कि फर्स्ट अपील, सेकेंड अपील और सीआईसी को कंज्यूमर फोरम नहीं सुन सकता है, तो वो उस पर डिसीजन दे रहे थे। फिर जब उनके संज्ञान में आया तो सर उसके एक साथ 97 केस निरस्त हुए कंज्यूमर फोरम में जो आरटीआई विषय से थे। तो चूंकि वो 10 रुपए तो फीस, गलती कर 10 रुपए फीस है इसलिए 97 केस कर दिए उन्होंने। अगर ये फीस 100 रुपए होती तो शायद वो हिचकते जो। नहीं, आप इस चीज को बेसिक समझिए ना, तो फिर बोलने को भी फीस होनी चाहिए, अच्छा सर। जी सर। ठीक है, टीवी पे फीस। प्रोग्राम देने को भी फीस, फिर सबको फीस लगाइए ना। जी सर, ठीक है, ये मूलभूत टोकन। अधिकार है संविधान का दिया हुआ, ये इंफॉर्मेशन। इनफैक्ट मैं तो ये मानता हूँ और सब जगह कहता हूँ कि सरकारी दफ्तरों को कंप्यूटर पे ही काम करना चाहिए, पेपरलेस काम करना चाहिए, और मैंने लास्ट 2 साल में किया भी था। जी सर। सर आप थे जिन्होंने पहले कार्यालय पेपरलेस ऑर्गेनाइज वो किया था। होना चाहिए सब जगह, अगर वो सब जगह हो तो जो काम रोज होता है वो जी। हर शाम को वेबसाइट पे चला जाए, जी सर। और प्रोग्राम ऐसा हो कि जैसे जिसको एग्जाम मानते हैं वो नहीं जाए, जी सर। बाकी सब तो क्या दिक्कत है। उसके बाद भी अगर किसी को वेबसाइट नहीं एक्सेस कर सकता, तो वो अगर आता है तो पीआईओ तो एक्सेस कर सकता है, वो फटाफट निकाल के दे दे। जी सर। ये प्रॉब्लम ये है कि अच्छा, वैसे ही लोग कहते हैं रिकॉर्ड ढूंढने में तकलीफ आती है। जी। रिकॉर्ड किस लिए रखे जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में? रिकॉर्ड रखने का कोई मकसद होगा ना, जी। कि बस ऐसे ही वो रखना जी। है, जी। ऐसा तो जी। नहीं। रिकॉर्ड रखने का मकसद एक ही है कि उसको रेफर किया जाए। अगर आपको मिलता नहीं है तो आप रेफर कैसे करोगे? राइट सर। और जो आप ब्लैकमेलिंग की बात करते हैं, जो गलत इस्तेमाल की बात करते हैं, मिसयूज जिसको कहते हैं, वो थोड़ा सा प्रमाण है, नहीं है ऐसा नहीं कहता हूं मैं। जी। वो 2-3 तरह के हैं। एक है जिसको ब्लैकमेलिंग कहते हैं, जी। कि वो सूचना निकाल के फिर ब्लैकमेल करते हैं, बिल्डरों को, गलत काम किया उसको। जी। मेरी सोच ये है कि इस प्रकार के लोग, जो कुछ गलत हुआ है या करप्शन हुआ है या इलीगल काम हुआ है, उसको उजागर करते हैं। जी। हकीकत में सरकार का काम है वो उजागर करना, उसको रोकना। जी। सरकार नहीं कर सकती, तो कोई चोरी करता है उसको रोक नहीं सकती सरकार। जी। अब ये ब्लैकमेलर चोर की जेब से थोड़ा सा कुछ पैसा निकाल लेता है। जी। एक ऐसा समाज है, एक ऐसा देश है कि जिसको चोरी से आपत्ति नहीं है, चोर से आपत्ति नहीं है, चोर को मगर पकड़ने उसकी वाले जेब, से। नहीं जी। उसकी जेब कतरा है, मैं उसको जेब कतरा कहता हूं। जी। जी। मैं अप्रूव नहीं करता ब्लैकमेलिंग, जी। मगर हकीकत में वो करे तो समाज को कुछ, सब लोग कर शुरू कर देना जी सर। तो गलत काम रुक जाएगा। जी सर। और दूसरा एक है जिसको, सॉरी, दूसरा एक प्रकार है जो मैंने देखा और जो थोड़ा अनर्विंग है, कि आदमी को लगता है सही या गलत तरह से कि मेरे साथ बहुत कुछ अन्याय हो गया, या उसको हैरेस कर रहा है किसी को। जी सर। मेरा काम करते हैं तो मैं तेरे को हैरेस करूंगा, ये भी देखा है मैंने। जी। ऐसे लोग 25-50 आरटीआई एप्लीकेशन लगाते हैं, और मेरे हिसाब से ऐसे लोग कमीशन में जाके पीआईओ को ये बताना चाहिए कि देखिए 25-50 आरटीआई एप्लीकेशन लगा रहा है सिर्फ परेशान करने को। जी। और इसके भी रास्ते हैं, जैसे ऐसे मेरे सामने भी आए थे। एक केस में मैंने कहा था कि भाई, अब मुझे दिखाई दिया कि ये सिर्फ परेशान करने को आरटीआई कर रहा है, जी। तो मैंने कहा सूचना तुझे मिलेगी, क्योंकि सूचना लेना तेरा अधिकार है,
जितनी फाइलें तुझे देखनी है वो सब की सब दिखाई जाएगी तेरे को। वो बोला वो सर मैं वहां जाऊंगा तो वो दिखाएंगे नहीं जी। मैंने कहा मेरे दफ्तर में मंगाता हूँ। कमीशन में मैंने उन्हें रूम दिया 2 दिन के लिए और कहा तुम बैठो, डिपार्टमेंट का आदमी एक बैठा, तुझे जो इंफॉर्मेशन चाहिए मिल जाएगी, मगर इसके बाद ये तारीख तक की सब इंफॉर्मेशन तुझे मिल गई। तो तरीके हैं, और बोलने के अधिकार में भी मिसयूज होता है। कौन सा कानून ऐसा है जहां मिसयूज नहीं होता है भाई, मुझे कोई बताए। तो सूचना के अधिकार में ही सिर्फ देवदूत आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। ये भी किस्से आपने सुने होंगे कि कोई चुरा लेके अपने आप को काट देता है हाथ को, और पुलिस को जाके कहता है कि फलाने ने मेरे को छुरा मार दिया। तो आईपीसी को हम धाराओं को बंद कर दें। ये आर्ग्यूमेंट ही वाहियात है। जी सर। इसको मेरे हिसाब से कोई वजूद नहीं है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इसको कुछ इंपॉर्टेंस मिल गई। जी सर। और सुप्रीम कोर्ट ने बिना आधार के कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई उदाहरण नहीं दिए, कोई प्रूफ नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था। सिर्फ उनको भी वो झुंझुनाहट थी कि लोग हमारे साधारण नागरिक हमारे बारे में कैसे पूछ सकता है। तो ये झुंझुनाहट के रिजल्ट है। हकीकत में लॉजिकली मेरे हिसाब से तो कोई ऐसी बात नहीं है। राइट सर। तो हाँ, हैरेसमेंट के लिए है, उसको कमीशंस को ठीक करना चाहिए और हो जाता है, मुश्किल नहीं है। दूसरा भी मैं पीआई उसको कहता था कि जो रिपीटेटिव आरटीआई लगाए ना, उसको आप पहले तो वीआईपी समझ लो, उसको 2 दिन में बोलो, एक पेज भी है तो 2 रुपया भरवाओ उससे, तब भी वो थकता है। नॉर्मली होता ही है, पीआई वो जवाब नहीं देता है जी, और फिर 30 दिन का उल्लंघन हो जाता है, फिर उसकी क्या वो चक्कर चलता रहता है। जी सर। जी सर। इंफॉर्मेशन सीकर्स को सर आप संदेश देना चाहें कोई कि सूचना का अधिकार जो कानून बनाया है अपने देश ने, अपनी पार्लियामेंट ने, हम पार्लियामेंट वालों को और पॉलिटिकल क्लास को बहुत गाली देते हैं, एंड सही माने हुए डिजर्व भी करते हैं, मगर उन्होंने वन ऑफ द बेस्ट कानून अपने को दिया है दुनिया में। ये जो सूचना का अधिकार का अपना कानून है, मेरे हिसाब से दुनिया का बेस्ट कानून है। जी सर। वो गैर संवैधानिक तरह से, गैर कानूनी तरह से इसको मोड़ तोड़ हो रही है, और ये मोड़ तोड़ कमीशन में हो रही है, पीआईओस में हो रही है और कोर्ट्स में भी हो रही है। इसके खिलाफ आवाज उठा के सूचना के अधिकार को संभालना बहुत जरूरी है, और अगर हम इसको नहीं संभाल सके तो आर्टिकल 19(1)(a) में बोलने का अधिकार, पब्लिश करने का अधिकार, सब हम धीरे धीरे गंवाएंगे। तो ये सिर्फ खतरा सूचना के अधिकार को नहीं होगा। कमीशंस के जो सिलेक्शन है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। जी। कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि कमिश्नर बनने को क्या कम से कम रिक्वायरमेंट है, ऐसा तो होना चाहिए। जी। पुलिस हवलदार के लिए ये रिक्वायरमेंट होती है कि छाती इतनी होनी चाहिए, इतना 100 मीटर दौड़ना चाहिए, और कमिश्नर्स को कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बस होशियार हो गए। वैसे ही उनको अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हाई कोर्ट के जजेस एवरेज बहुत अच्छा काम करते हैं नहीं, बट फिर भी एवरेज 2500 से 2600 केस प्रति वर्ष का एक हाई कोर्ट का जज डिस्पोज करता है। कमीशन के आगे जो मैटर्स रहते हैं वो हाई कोर्ट की कंपैरिजन में एवरेज बहुत कम कॉम्प्लेक्सिटी के रहते हैं। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी मेरे हिसाब से 1/3 से हाफ से ज्यादा नहीं है, 1/3 से भी कम है एवरेज। तो अगर 2500 हाईकोर्ट निकालता है तो 6 से 7,000 केस निकालने चाहिए कमीशंस को, और अगर वो निकाले तो आरटीआई ठीक तरह से चल सकता है। ये प्रॉब्लम ये आई है कि कमीशंस इसको बेपरवाह तरह से करते हैं। कई कमिश्नर्स तो 20, 25, 30 घंटे काम मुश्किल से करते हैं हफ्ते में। ये तो बेईमानी, और इस बेईमानी को उजागर करना चाहिए जनता को। जी सर, बहुत अच्छा बताया आपने। अच्छा, अब सर हम दूसरे पहलू पे इसके जो विक्टिमाइजेशन होता है सर। हाँ जी सर, आपका एक लेक्चर देख रहा था मैं, जिसमें आपने सलाह दी थी कि यदि कुछ गुंडा का भय हो तो एक व्यक्ति आरटीआई नहीं करे, अपितु 10 लोग करें या किसी अन्य शहर से करवाई जाए। लेकिन सर ये देखा गया कि जब व्यक्ति अपने विभाग में कोई सुधार करने के लिए
या कहीं भ्रष्टाचार देखता है उसके लिए आरटीआई करता है, तो उसे ठीक कर दिया जाता है सर, ट्रांसफर कर देंगे उसका। तो कहीं आरटीआई उसमें ऐसा है कि जैसे सर एक विभाग में ऐसा भी हुआ है कि एक कर्मचारी को ट्रांसफर किया तो उस पर आरोप ये लिखा कि आरटीआई का मिसयूज करता है। तो ऐसे ये तो विक्टिमाइजेशन। हास्यास्पद है, जी सर। ये तो हास्यास्पद है। फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज करने के लिए कहे कि वो गलत है, और सर उससे अनफॉर्चुनेटली इसके। वो कमीशन में मैटर जाए तो मेरे हिसाब से कमीशन को उस पे स्ट्रिक्ट टिप्पणी करनी चाहिए और पेनल्टी लगानी चाहिए कि ये जस्ट डिनायल ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ जी विदाउट रीजनेबल कॉज। ऐसे आपने जो इंफॉर्मेशन दी पहले केस में, जब ये कहा कि आप गलत आरटीआई लगाते हैं, तो उस केस में उसको करना चाहिए या डिपार्टमेंटली प्रोसीड करना चाहिए। जी दुख इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मोहर लगा दी है, जी सर। और आरटीआई वाले जनरली सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के खिलाफ बोलते नहीं है, निर्णयों के खिलाफ। जी सर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें कोर्ट की अवहेलना करनी चाहिए, मगर कोर्ट का जब गलत निर्णय है और हमारे मूलभूत अधिकारों पे वार होता है, उस वक्त भी अगर हम नहीं बोले तो लानत है हमारे पे। जी सर। जी सर। और आरटीआई एक्टिविस्ट भी बोलने को राजी नहीं है। अच्छा, ऐसे विक्टिमाइजेशन के लिए सर टाइम पीरियड फ्रेम होना चाहिए कोई, कि इतने टाइम में अपील का डिसीजन हो जाएगा। एक्चुअली जब 2 साल लगते हैं, 2.5 साल लगते हैं, तो वो अधिकारी ट्रांसफर हो चुका होता कहीं, और मैं उसको। तो इस राय का हूं कि सब डिसीजंस 3 महीने के अंदर गारंटीड होने चाहिए। जी सर। जी सर। अपवाद रूप कोई एक आध डिसीजन छूट जाए तो उसके लिए रीजनिंग देना चाहिए कमीशन ने कि क्यों उसको ज्यादा टाइम लगा। जी सर। जी सब सर। डिसीजंस 2 महीने या 3 महीने मैक्सिमम में होने चाहिए। जी जी। उसके बिना ये एक्चुअली आरटीआई एक्ट का जो पहला ड्राफ्ट था, जो दिसंबर 2004 में पार्लियामेंट में रखा गया था, उसमें कमीशन को उतना ही टाइम दिया गया था जितना फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को दिया है। अनफॉर्चुनेटली फाइनल ड्राफ्ट में उसको बदली कर दिया गया। जी सर। जी। अभी क्या है सर, 2017 का कोई रिसर्च पेपर देख रहा था मैं, तो उसमें 2017 की कोई ड्राफ्ट है कि जिसमें अगर कोई आरटीआई अपील करता एक्सपायर हो जाता है, तो उसका केस बंद कर दिया जाता है। ऐसा है क्या सर? हाँ, ये थोड़ा ग्रे एरिया है कानून का, जिसमें मैं भी बहुत डेफिनेटिव पोजीशन लेना मुश्किल है, क्योंकि सूचना का अधिकार मूलभूत अधिकार है। जी तो आपका बोलने का अधिकार ट्रांसफर नहीं हो सकता है। जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मगर इसमें मैं कुछ ग्रे एरिया जिसको कहता हूं जी जी। कि मैं कोई डेफिनेट पोजीशन लेने को तैयार नहीं हूं जी जी। कि नहीं, यही सही है यही सही। इस पे थोड़ा काफी चर्चा और विचार करने की जरूरत है। मगर प्रैक्टिकली देखिए, अगर कोई गुजर गया, अगर 2-3 महीने के अंदर कमीशन में डिसीजन मिलते हैं जी तो दूसरा कोई आरटीआई कर देगा। जी आज प्रॉब्लम ये हो गई है कि 2-2.5 साल लगेंगे कमीशन को, ये हमने मान लिया। जी जी। इतने आलसी अगर ना। वैसे भी सर, आप जैसे एक लेक्चर में आप कह रहे थे कि आपकी तो संज्ञान में नहीं है, लेकिन कहते हैं कि कई आरटीआई एक्टिविस्ट मारे गए हैं। तो ये तो उन जो जो लोग ऐसा करते हैं उनके फेवर की बात है कि केस खत्म हो जाएगा, कोई सूचना नहीं मिल पाएगी, ये ऐसा होना, केस बंद हो जाना। नहीं, इसके लिए जब मैं कमिश्नर था, मैंने कमीशन से भी मिनट्स ऑफ मीटिंग में एक्सेप्ट करवाया था कि अगर कोई आरटीआई किया हुआ आदमी मर जाए या मार दिया जाए या उस पे कोई अटैक हो, जी तो उसके केस में सब इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी को बोला वेबसाइट पे लगा दो। जी सर। तो थिंकिंग ये थी कि अगर किसी को लगता है कि इसको मारना है तो बोलेगा नहीं, इसको प्रोटेक्ट करो भाई, यस। मारोगे तो सब उजागर हो जाएगा। जी सर। ये इसके पीछे थिंकिंग थी। कितना क्या इसका अमल हुआ है, आई एम नॉट वेरी श्योर। अच्छा, अंत में सर, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए सर कोई आपका संदेश? सबको ये समझना चाहिए कि ये मूलभूत अधिकार है। जी सर। मूलभूत अधिकारों को ऐसे ही नहीं जाने देते हैं। जी सर। आरटीआई यूज करने वालों को, आरटीआई एक्टिविस्ट को
इंफॉर्मेशन देने वाला भी क्या, वो नागरिक है भारत का। जी सर। लोग ऐसा कहते हैं कि दोनों साइड से देखने का, दोनों साइड ही नहीं है, मेरे हिसाब से एक ही साइड है। मैं ये PIOS को बहुत बार कहता हूं कि साधारण 101 हफ्ते के अंदर 32% टाइम आप सरकारी अमलदार हैं, बाकी टाइम आपको वही सफर करना है जो दूसरे को सफर करना है। सीकर से, हाँ जी। अच्छा, उसके बाद दूसरा एक स्टेप ले लें कि एक फैमिली में नॉर्मली 4 लोग होते हैं, तो 1/4 आपका स्टेक है एज अ पब्लिक सर्वेंट, 3/4 एज सीकर नॉर्मल सिटीजन, तो 32% का 1/4 हो गया। जी सर। जी सर। 1%। एंड एवरेज लाइफ में आधा टाइम आदमी सरकारी अमलदार रहता है, आधा टाइम नहीं रहता है। वो बच्चा होता है तब नहीं होता है, और जब बुढ़ा हो जाता है तो रिटायर होके, मैं लोगों को ये भी कहता है कि तुमको ऐसे ही चक्कर लगाने पड़ेंगे। जी जी। 8% का आधा किया तो 4%, तो 4% स्टेक है इंफॉर्मेशन देने वालों का सूचना के अधिकार में एज गवर्नमेंट सर्वेंट, 96% एज सिटीजन। जी। तो दो साइड होती ही नहीं सकती। जो भारत के नागरिक के लिए अच्छा है, जो भारत के देश के लिए अच्छा है, वो सबके लिए अच्छा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और RTI सर, कई जो है, अधिकतर RTI सुधार के लिए होती है, किसी का ध्यान नहीं है तो उस RTI से वो सामने रख देता है कि ऐसा है ये नहीं, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं, खुद के रिवेंज के लिए भी भले हो जी। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होनी चाहिए। जी सर। आपको बोलना है तो बोलेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा थोड़ी है। जी। इसको आप फंडामेंटल राइट के तौर पे समझे। अगर एक बार खोपड़िया में घुस जाए सबके, ये नहीं घुसा है, तो लोगों को लगता है कि सूचना का अधिकार तो कुछ अलग है। जी। अगर आपको जो भी बांधेंगे सूचना के अधिकार को, वही एप्लीकेबल होगा बोलने के अधिकार को, और वही एप्लीकेबल होगा पब्लिश होने को। आपकी स्वतंत्रता खतरे में है। जी। इसको छोड़ना बिल्कुल जायज नहीं है। और मैं लोगों को लास्ट में ये कहता हूं कि देखिए, लोग कहते हैं नहीं वो सरकार नहीं मानती, हम कुछ नहीं कर सकते। परदेशी सरकार को हम लोगों ने निकाल खदेड़ा 1947 में। अब तो हमारी सरकार है, हमारी सरकार को हम थोड़ा बदलाव नहीं करा सकते तो लानत है हम पे। जी सर। भारत के नागरिकों पे लानत है। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू वेरी मच सर। यू वेलकम।